जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज डेट है जी 11 फरवरी। तो आज के दिन तीन इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स मुझे लगे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से, जिसकी हम डिस्कशन करेंगे। एक आर्टिकल जो हिंदू में से आया है वो हमारे पॉलिटी एंड गवर्नेंस GS2 के सेक्शन को थोड़ा ज्यादा कवर करता है। एक आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस में आया है इन परस्यूट ऑफ ग्रोथ, जो आरबीआई ने कल अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कंटिन्यूएशन रखा है, रेपो रेट में कट नहीं किया, उसके बारे में बात करेंगे। इंडियन इकोनॉमी GS3 में आ जाता है। और एक और टॉपिक है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से लेके, ये भी हमारा GS3 के पर्टिनेंट है। तो ये आर्टिकल भी हिंदू में आया, तो इन तीनों की हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स पढ़ के, आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस इनिशिएटिव में आंसर्स लिख रहे हैं। सो इट इज वेरी गुड। आई रियली सल्यूट योर एफर्ट्स, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। और आप देखना कि ऐसे आपकी जो छोटे छोटे एफर्ट्स हैं, कितने ज्यादा आपको ये इतना बेनिफिट लगेगा इसका एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, कि आपकी आंसर राइटिंग एबिलिटी इतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे एफर्ट्स करते रहिए, कमेंट करते रहिए 60 to 70 वर्ड्स में। बेशक ये जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है एडिटोरियल के एंड में, उसको 60-70 वर्ड्स में भी आप आंसर कर सकते हैं। अगर आप 250 वर्ड्स में करना चाहें तो जैसे मैं बार बार कहता हूं, और अगर आपको फीजिबल लगता है, पॉसिबल लगता है, तो तब आप कर सकते हैं। जब तक, अगेन मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक हमारा कोई टेलीग्राम ग्रुप या कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म हम नहीं इंटीग्रेट करते हैं कि जहां पे आप अपने डे टू डे बेसिस में अपने आंसर्स हमको भेज सकते हैं, उसको वैल्यूएट करके आपको हम फीडबैक दे सकते हैं, तब तक के लिए टिल देन यूट्यूब का जो माध्यम है उसको हम यूज करते हैं। अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, बिकॉज देखिए ये मैं बार बार कहता हूं कि देखिए क्लासरूम में तो हम बातचीत कर सकते हैं, क्लासरूम में, फिजिकल क्लासरूम में काफी पार्टिसिपेशन होती है, डिस्कशन होती है, तो पता लगता है कि बच्चे को कितना समझ आया, उसको पढ़ाया जितना गया है, क्या उसको समझ भी आया कि नहीं आया। तो हमको अब कैसे पता लगेगा कि आप जो हमसे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, देख रहे हैं, कि आपको क्या समझ आ रहा है। वो तभी समझ आ पाएगा अगर आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो कमेंट करते रहिए दोस्तों। तो आगे फिर हम बढ़ते हैं अपने एडिटोरियल्स में। तो पहला आर्टिकल है लोकल जॉब लॉज दैट रेज कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस। देखिए अब ये ना हरियाणा सरकार ने कहा कि भाई हमारे युवाओं को यहाँ पे नौकरियां नहीं मिलती हैं। अब हरियाणा में देखिए गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम एक बहुत बहुत बेहतरीन हब है। वहां पे कितनी सारी प्राइवेट कंपनीज आती हैं, कितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी हैं, कितनी सर्विसेज कंपनीज भी हैं, IT कंपनीज हैं, फाइनेंशियल कंपनीज हैं। अब जो गुरुग्राम की बात करें वो हरियाणा में ही आता है। लेकिन उसके अलावा हरियाणा में अगर हम बात करें तो और कोई इतनी ज्यादा सिटीज या बहुत बड़े शहर नहीं है जहां पे बहुत ज्यादा कैपिटल आता हो, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती हो, बहुत सारी कंपनीज आती हो। गुरुग्राम एक ऐसा ही एक शहर है हरियाणा में मोस्टली। अब हरियाणा की सरकार ने कहा कि भाई हमारे लड़कों को यहाँ पे नौकरियां नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो कैसे हम जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, वो यहां पे भी लेके आ सकते हैं प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में। अब देखो रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में तो समझ आता है, रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में, यानी कि अब ठीक है रिजर्वेशन हो, एफर्मेटिव एक्शन हो, वो सब बातें हमने पहले भी डिस्कस करी हैं। लेकिन अब जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि जी हमको हर जगह कंपीट करना पड़ेगा। पहले तो हम एग्जाम दें सरकारी सेक्टर में, वहां पर कंपीट करें रिजर्वेशन से, फिर बाद में प्राइवेट सेक्टर में भी हम कंपीट करें। अब हरियाणा की सरकार ने पिछले साल एक कानून निकाला कि भैया जो लो पेइंग जॉब्स हैं, यानी कि जो 30,000 प्रति मंथ तक जो पेइंग जॉब्स होती हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयज जिनको बड़ी बड़ी कंपनीज महीने की सैलरी 20,000, 25,000, 30,000 तक देती है, तो वहां पे उस लेवल तक, यानी कि लोअर लेवल तक जो है जो रिजर्वेशन है वो वहां पे इंपोज करी जाए। ठीक है, 75% रिजर्वेशन इंपोज करी जाए इन द प्राइवेट सेक्टर। अब देखिए ये कानून को फरवरी 2021 में एनैक्ट किया गया था। इसके बाद क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर लॉ को, ये जो हरियाणा ने जो रिजर्वेशन एक्ट निकाला था, इसको चैलेंज किया गया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। पिटीशन डाली गई कि भाई जो ये लॉ है 75% रिजर्वेशन वाला, हमने पढ़ा ना पॉलिटी में इंदिरा साहनी केस 1992, तो वहां पे तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कैटेगोरिकली कहा था कि भैया रिजर्वेशन जो रखनी है 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। 50% तक रिजर्वेशन है तो ठीक है, इक्वालिटी प्रमोट हो रही है, नॉट बियॉन्ड 50%। तो फिर पिटीशन अपना पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में डाल दी लोगों ने कि जी ये तो संवैधानिक प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है। तो ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या किया, ये जो इंप्लीमेंटेशन था इस एक्ट का, उसके ऊपर स्टे लगा दी। अब हरियाणा की सरकार ने क्या किया, अभी कुछ ही दिन पहले हरियाणा की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली चैलेंजिंग द डिसीजन ऑफ द पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। और हरियाणा की सरकार ने रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट से, गुजारिश करी कि भैया जो इंप्लीमेंटेशन पे स्टे लगाई गई थी हमारे इस कानून के ऊपर, उस स्टे को आप रिमूव कर दीजिए। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट में करी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को भी बहुत जल्द इस पर अपना कोई फैसला सुनाएगा, उसको सुनेगा। अब कोर इशू क्या है, देखिए हरियाणा को देखते बहुत सारी और स्टेट गवर्नमेंट्स है कि जो इस तरह की अपना कानून बनाना शुरू कर देंगे। देखिए स्टेट गवर्नमेंट्स को अपना पूरा अधिकार है जो स्टेट सब्जेक्ट्स पे लॉस बनाने का, तुमको कोई मना नहीं कर रहा, वो अपने आप में सॉवरेन है बनाने के लिए। लेकिन इस देखा देखी में आंध्र प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, तेलंगाना की बात करें, ये भी इस तरह के कानून बनाना शुरू कर देंगी। इनफैक्ट आंध्र प्रदेश और झारखंड ने तो इस तरह का सिमिलर बिल ऑलरेडी पास किया है जहां पे प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन की बात करी जा रही है। तो अब आंध्र प्रदेश की भी इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को चैलेंज किया गया था आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में। अब
अब ये जो इस तरह के जो लॉज हैं, इस तरह के जो कानून तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स पास कर रही हैं, अब ये कुछ संवैधानिक मुद्दे रेस करता है, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस रेस करता है। और एक और बात यहां पे जरूरी है समझने वाली कि अब ये देखिए, ये जो एक्ट्स जो लेजिस्लेट किए जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स में, अब बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट में जहां पे किए जा रहे हैं वहां पे इनको चैलेंज भी किया जा रहा है, हाई कोर्ट में पिटीशन डाली जा रही है कि ये जो एक्ट है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सवाल ये भी आता है कि क्या करना चाहिए, कि सुप्रीम कोर्ट इन केसेस को अपने आप में ट्रांसफर कर ले और अपना फैसला सुनाए, या वेट करे कि हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाता है इनके संवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नेचर को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं। तो यहां पे ये सवाल भी आ जाता है। अब कोर मुद्दे क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट्स की हम बात करें, ठीक है, कुछ संवैधानिक कन्फ्लिक्ट्स की हम बात करें। देखिए आर्टिकल 19(1) क्लॉज जी क्या कहता है, गारंटीज फ्रीडम टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस अक्रॉस द टेरिटरी, अक्रॉस द यूनियन ऑफ इंडिया। आपने कोई काम धंधा करना है, दुकान खोलनी है, कंपनी खोलनी है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू कैन डू इट अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। लेकिन फिर हर एक फंडामेंटल राइट के साथ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाते हैं। तो चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, चाहे कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन हो, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। हमको ये पता है कि फंडामेंटल राइट्स भैया सैक्रोसैंक्ट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्यों आते हैं, इन द इंटरेस्ट, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। नाउ इन पर्टिकुलर रिलेटेड टू स्पेसिफाइंग एनी प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन। देखिए भैया, अगर मैंने एमबीबीएस नहीं करी है तो मैं फिर डॉक्टर तो नहीं बन सकता ना। अगर मैंने बीए पास करा है और मैं बोलूं कि मैं डॉक्टर की नौकरी चाहता हूं, ठीक है, मैं वो नौकरी चाहता हूं जहां पे एक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। या कल को एक 10वीं 11वीं का बच्चा बोले कि जी मैं यूपीएससी की किताबें पढ़ रहा हूं, एनसीईआरटीज पढ़ रहा हूं, तो वैसे तो यूपीएससी कहता है कि जी 21 साल का आपको होना चाहिए पेपर देने के लिए। तो एक 15-16 साल का बच्चा बोले कि मैं तो एनसीईआरटीज अभी से पढ़ रहा हूं, तो मैं भी यूपीएससी का पेपर देकर भी क्लियर करना चाहता हूं। तो कुछ गाइडलाइंस तो यहां पर देना जरूरी है ना। तो अब ये इस तरह की अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, इस तरह की गाइडलाइंस होती हैं कि डॉक्टर की नौकरी है तो वहां पे एमबीबीएस की डिग्री जरूरी है, ठीक है। अगर आपने कुछ सरकारी कोई एग्जाम देना है, वहां पे आपने क्रैक करना है कंपटीशन में, उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो इस तरह की जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, उसके लिए आपको बहुत जरूरी है सरकार को या कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी को स्पेसिफिक गाइडलाइंस देना। तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में आ जाती हैं। नहीं तो ऐसे तो कोई भी मुंह उठा के बोल देगा कि मैंने डॉक्टर बनना है, ठीक है, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आप बनिए, लेकिन उसके लिए आपको अपनी डिग्री करनी पड़ेगी ना, एमबीबीएस करनी पड़ेगी, आपको बीकॉम करना पड़ेगा, फिर सीए का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, वो पूरा प्रोसेस होता है। नाउ अब ये जो एक्ट है हरियाणा का, नाउ दिस इज रिक्वायरिंग प्राइवेट बिजनेस टू रिजर्व 75% ऑफ रिजर्वेशन। क्या ये आरक्षण रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आता है दोस्तों? आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करना। क्या ये जो 75% रिजर्वेशन है, क्या ये एक्चुअल में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आता है? ये जो ऐसा माना जाता है कि ये 75% रिजर्वेशन जो है, दिस इज इंक्रोचिंग अपॉन द राइट टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, यानी जो आर्टिकल 19(1) है हमारा, उसको वायलेट कर रहा है ये पर्टिकुलर कानून हरियाणा सरकार का। कमेंट जरूर करना कि आपको क्या लगता है कि ये एक्चुअल में वायलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस एडिटोरियल के एंड में आपको भी व्यूज बन जाएंगे आपके कि इसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो इस टॉपिक को लेकर आप कमेंट कर सकते हैं, काफी अभी चर्चा में भी रहेगा टॉपिक ये। अच्छा, उसके बाद आता है टीएमए पाई फाउंडेशन केस 2002 में। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में बहुत कैटेगोरिकली कहा था कि भैया देखो, जो तो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, तो वहां पे देखो उनको अपनी ऑटोनॉमी है। क्यों ऑटोनॉमी है? बिकॉज वो स्टेट फंडेड नहीं है, तो वहां पे किसी किस्म का रिजर्वेशन का बिजनेस होना, ऑल दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज दे आर प्राइवेट। आई मीन अगर स्टेट फंडेड होते तो ठीक है, स्टेट फंडेड में आप सरकारी स्कूल्स हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं, तो वहां पे आप जो कोटा है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का, ओबीसीज का, वो वहां पे आप अपहोल्ड करिए। 2005 में एक और केस आया, तो टीएमए पाई फाउंडेशन केस 2002 में था। उसके बाद 2005 में केस आया पीए नामदार केस। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि देखिए, जो रिजर्वेशन है दैट कैन नॉट बी मैंडेटेड, थोपा नहीं जा सकता ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के भी आप रिजर्वेशन रखिए, खास करके जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर तो वो स्टेट फंडेड, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर तो वो स्टेट फंडेड है तो आप वहां पे रिजर्वेशन लेके आ सकते हैं। अगर वो उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, वो बिल्कुल कंप्लीटली प्राइवेट है, तो वहां पे उनको थोपा नहीं जा सकता कि आप यहां पे कोटा रखिए, रिजर्वेशन रखिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। 2005 में तब अर्जुन सिंह हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के वो संभाल रहे थे उस मिनिस्ट्री को। तो अर्जुन सिंह के कार्यकाल में तब यूपीए की सरकार थी, तो संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया, जहां पे जो रिजर्वेशन थी प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, वो भी उसकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगी। अब यहां पे एक और बात समझनी जरूरी है कि जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करी गई थी वो प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कॉलेजेस के एडमिशन में थी। प्राइवेट स्कूलों या प्राइवेट कॉलेजेस में नौकरी करनी है, उसके लिए रिजर्वेशन ही प्रोवाइड करी गई थी। तो ये बात समझनी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन बाय डोमिसाइल, यानी कि जो बंदा, अब अगर किसी ने हरियाणा में नौकरी करनी है तो उसको हरियाणा का डोमिसाइल होना जरूरी है, जिसने पंजाब में नौकरी करनी है उसको पंजाब का डोमिसाइल होना जरूरी है। तो इस हिसाब से तो जो हमारे जो माइग्रेंट्स हैं, जो यूपी से, बिहार से पंजाब में आते हैं, हरियाणा में आते हैं, बॉम्बे में जाते हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से वो तो नौकरी ही नहीं कर पाएंगे। अब देखिए कितने सारे लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में आके यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। बॉम्बे में, महाराष्ट्र की बात करें, बॉम्बे की बात करें, तो कितने लोग, अब फॉर एग्जाम्पल हम बैंगलोर की बात करें, ठीक है, तो कितने सारे लोग हैं, कितने सारे बच्चे हैं जो अपनी बीटेक की डिग्री पूरी करके उनको
कुछ उनकी प्लेसमेंट्स होती है बैंगलोर में होती है, पुणे में होती है। तो अगर इस तरह के कानून तमाम सरकारें बनानी शुरू कर देंगी, फिर तो एक बच्चा जिसने बीटेक पंजाब में से करा है, हरियाणा में से करा है, तो उसको अगर जॉब किसी कंपनी में मिलती है, लेट्स से इन्फोसिस में मिलती है बैंगलोर में, तो वो तो जा ही नहीं सकता। तो ये डोमिसाइल का इशू कहां से आ गया? ये रिजर्वेशन बाय डोमिसाइल, ये तो बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात हुई। ठीक है, आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि भाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजंस इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना। अब आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि आपका स्टेट आप मान लीजिए आप यूपी से बिलोंग करते हैं या मान लीजिए मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो कल को जब आप एग्जाम क्लियर करेंगे, आप आईएएस बने कि आप आईपीएस बने, तो आप किसी और स्टेट कैडर में भी जा सकते हैं। तो ऐसे तो ये तो फिर बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया कि भाई आप सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, आप कहीं और जा ही नहीं सकते, सिर्फ अपनी स्टेट में करना है। तो ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, इट प्रोहिबिट, जो आर्टिकल 16 है, दिस प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन सेवरल ग्राउंड्स इंक्लूडिंग द प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। सो इफ आई वांट टू वर्क इन अ प्राइवेट कंपनी और इन अ बैंक, लेट्स से दैट बैंक इज इन बैंगलोर और दैट बैंक इज इन मुंबई, आई कैन गो देयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं कहां पे बॉर्न हुआ हूं और कहां पे मेरा रेजिडेंस है। लेकिन यहां पे एक कंडीशन आ जाती है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बना सकता है जहां पे वो थोड़ा मैंडेटरी हो कि भी जिस व्यक्ति ने अगर सरकारी नौकरी लेनी है तो उसके लिए उसका स्टेट डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। तो पार्लियामेंट ऐसा कानून बना सकता है, खास करके सरकारी नौकरी में, कि भाई अगर कोई ऐसा हमने पोजीशन क्रिएट करी, कोई ऐसी वैकेंसी निकाली है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, तो वहां पे उसका डोमिसाइल उसी स्टेट का होना जरूरी हो। यह पार्लियामेंट ऐसा कानून बना सकता है। इस तरह का कानून स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता। और दूसरी बात, इस तरह का कानून अगर पार्लियामेंट भी बनाता है तो वो सिर्फ सरकारी नौकरी तक लिमिटेड है, प्राइवेट नौकरी में कोई ऐसा कानून नहीं आता। क्वेश्चन ऑन रिजर्वेशन की बात आती है तो देखिए, इंदिरा साहनी केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में इसको, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि रिजर्वेशन जो है ये 50% से ज्यादा नहीं जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती हैं तो इस रूल में कुछ ढील आ सकता है कि यानी कि 50% रिजर्वेशन से ऊपर जा सकती है। लेकिन वो उस केस में होगा खास करके जो लोग बहुत ही ज्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं, बहुत ही पिछड़ी जातियों में से हैं, बहुत ही ज्यादा इलिटरेट हैं, बहुत बैकवर्ड एरियाज में से आते हैं, तो उस या बहुत ज्यादा ऐसे रिमोट ट्राइबल एरियाज हो, तो वहां पे आप रिजर्वेशन, वहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उस पर्टिकुलर आवाम का ख्याल रखते हुए वहां पे रिजर्वेशन जो है 50% से ऊपर रख सकती है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बात करी थी। लेकिन जो क्रेडिबिलिटी है वो स्टेट के ऊपर है, ये आइडेंटिफाई करना कि वो कौन सी ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो पिछड़ी जातियों में से जिनको रिजर्वेशन नहीं मिली है। तो ये दैट ओनस लाइज ऑन द स्टेट इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग दोस पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल, ताकि वो स्टेट जो है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, वो कह सके कि हाँ जी हमने 50% से ऊपर अपनी रिजर्वेशन रखी है, कंसिडरिंग इन माइंड दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी XYZ। अब तेलंगाना, राजस्थान और महाराष्ट्र की बात करें, दे हैव पास्ड एक्ट्स व्हिच हैव ऑलरेडी ब्रीच्ड द 50% लिमिट। देखिए, महाराष्ट्र एक्ट की बात करें तो वहां पे बात करी थी कि मराठास को रिजर्वेशन देनी चाहिए, इस करके हम 50% से ऊपर रिजर्वेशन वाला जो फॉर्मूला है उसको ब्रीच करेंगे। अब मराठास एक बहुत पॉलिटिकली डोमिनेंट कम्युनिटी है महाराष्ट्र में, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जो कानून था जो महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया था उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मुद्दे को लेकर कहा दैट देखिए दैट we objective is to have a society which is not founded on equality, कि अगर beg your pardon कि अगर ये कानून अगर हम अलाउ कर देते, अगर इस कानून को स्ट्राइक डाउन ना करते, तो क्या होना था कि हम एक ऐसी सोसाइटी के टुवर्ड्स मूव करते जहां पे जो फाउंडेशन है सोसाइटी की वो इक्वालिटी के आधार पे नहीं लेकिन कास्ट के आधार पे है, कास्ट रूल के आधार पे है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि महाराष्ट्र में मराठास जो है पॉलिटिकली डोमिनेंट कम्युनिटी है, तो वहां पे मराठास को अगर आप देना भी चाहते हैं रिजर्वेशन, क्या क्राइटेरिया से आप उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि देखिए द आइडिया ऑफ रिजर्वेशन इज टू प्रमोट इक्वालिटी, उन लोगों को सपोर्ट देना, एफर्मेटिव एक्शन देना जिन तक अभी तक कोई ज्यादा मदद नहीं पहुंची है, जो वाकई में बहुत पिछड़ी जातियों में से हैं, जिनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं करा गया, चाहे वो ओबीसी हो चाहे वो कोई और कास्ट हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर फैसले को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। इफेक्टिंग इक्वालिटी की बात करें, अब हरियाणा का जो एक्ट है, दिस डज नॉट फर्दर द कास्ट रूल एज इट इज ऑल फॉर रेजिडेंट्स ऑफ स्टेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट। अब देखिए यहां पे क्या बात समझने वाली है कि जो हरियाणा ने जो कानून निकाला है इसमें कोई कास्ट का इशू नहीं है, यानी कि हरियाणा ने ये नहीं कहा कि जो जाट होंगे सिर्फ उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है, या जो सैनीज होंगे सिर्फ उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा। नहीं, हरियाणा सरकार ने ये बात नहीं बोली है। ये बात बोली कि 75% रिजर्वेशन है, दैट इज ओपन फॉर ऑल, ठीक है, खुला लंगर है जी, हर किसी के लिए है, जो भी कोई चाहे जनरल कैटेगरी में से हो, एससी में से हो, एसटी में से हो, कोई भी कैटेगरी में से हो। तो यहां पे कास्ट वाला नहीं आया, जैसे महाराष्ट्र में मराठास का इशू था, यहां पे कोई ऐसा इशू नहीं आया। लेकिन दिस इटसेल्फ इज ब्रीचिंग द नोशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। अब आप पूछेंगे क्यों? अब देखिए, अब अगर तो 75% रिजर्वेशन सिर्फ हरियाणा में ही दे दी
प्राइवेट सेक्टर में, चाहे वो लोग जनरल कैटेगरी के हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के हों, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स के हों, फाइन, दैट इज फाइन। बट व्हाट इफ अब गुड़गांव है, गुरुग्राम की बात करें, इतनी बड़ी बड़ी एमएनसीज है वहां पे, तो कल को वहां पे कोई बैंगलोर से काम करने के लिए आ रहा है, कल को वहां से कोई उड़ीसा से काम करने के लिए आ रहा है, तो प्राइवेट कंपनीज के तो हाथ बन जाएंगे कि 75% रिजर्वेशन तो हमने हरियाणा के लड़कों को देनी है, तो हम बाहर से टैलेंट, देखिए आज के टाइम पे तो हम डिजिटल एज में रह रहे हैं, ठीक है, तो आज के टाइम पे तो ये नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टेट में आपने काम करना है, कि आपका आज के टाइम पे तो काम भी अक्रॉस बॉर्डर्स होते हैं। तो अगर किसी और सिटीजन ने, जो मान लीजिए कोई बच्चा बैंगलोर से हो, उड़ीसा से हो, मध्य प्रदेश से हो, उसकी प्लेसमेंट हुई है, कॉलेज प्लेसमेंट हुई है, तो वो तो जा ही नहीं पाएगा वहां पे। तो दैट इज व्हाई दिस इज ब्रीचिंग द नोशन ऑफ इक्वालिटी। Constitution conceptualizes India as one nation with all citizens having equal rights to live, travel and work anywhere across the length and the breadth of the country. तो क्वेश्चन क्या बनता है, इन कंटेक्स्ट ऑफ द हरियाणा जॉब्स रिजर्वेशन, इसको क्रिटिकली एग्जामिन करिए एज टू हाउ दिस कैन बिकम एन ऑब्स्टिकल, अड़चन टू क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, कैसे जो प्राइवेट सेक्टर जो सेंटिमेंट है वो कितना ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है और बिकॉज ऑफ दिस हरियाणा जॉब रिजर्वेशन एक्ट। ये तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट है। दूसरा क्या है, डिस्क्राइब ब्रीफली द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट्स दिस लॉ इंपोजेस। इसको 250 शब्दों में करिए आंसर, पेपर पेन में लिखना है इसको 250 शब्दों में करिए, यूट्यूब पे लिखना है इसको आप 60 70 80 शब्दों में लिख सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक पार्ट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के टुवर्ड्स। एन एमएसपी स्कीम टू ट्रांसफॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए अब यहां पे एमएसपी की बात हो रही है, बहुत ज्यादा देखिए झगड़ा भी रहा सरकार का किसानों के साथ, 1 साल तक रहा, तो प्रधानमंत्री ने अंत में आके गुरु नानक देव जी के बर्थडे पे इसी साल ये जो फार्म लॉस इसको रिपील कर दिया, कि चलो सरकार ने कहा कि कोई बात नहीं, इतनी ज्यादा कंफ्लिक्ट चल रहा है फार्मर्स के साथ, तो हम इसको रिपील कर देते हैं। 1 साल से इसको मुद्दा चल रहा था। अब फिर बाद में फार्मर्स ने बात करी कि जी एमएसपी को लीगलाइज करिए। देखिए हमने बहुत चर्चा करी एमएसपी को लेके कि एमएसपी को लीगलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर तो आप एडिटोरियल डिस्कशन फॉलो कर रहे हैं कुछ पिछले 3-4 महीनों से, तो आपने वो जो हमने काफी ज्यादा डिस्कशन इसको दिसंबर के जो एडिटोरियल्स थे उसमें काफी ज्यादा हमने डिस्कशन करी थी कि देखिए एमएसपी को लीगलाइज करना बहुत महंगा होगा, इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव एंड इकोनॉमिकली अनफीजिबल ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट एक्सचेकर। अगर हम एमएसपी की बात करें, एमएसपी का पर्पस क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का पर्पस क्या है? पर्पस है पहली बात तो यहां पे प्राइस स्टेबलाइजेशन की आ जाती है फूड ग्रेन्स मार्केट में, मंडियों में। दूसरी बात कि कैसे फार्मर्स को, खास करके आपको पता है कि इंडिया में 85 to 86% जो फार्मर्स हैं वो आपके जो उनका जो लैंड होल्डिंग है वो 2 हेक्टेयर से भी कम है, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको इनकम सपोर्ट देना, और मैकेनिज्म फॉर कोपिंग विद द इंडेटनेस ऑफ द फार्मर्स। ठीक है, जो कर्जे में हैं, ठीक है, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा आया हुआ, बहुत उन्होंने लोन उठाया हुआ है आड़तियों से या बैंकों से, तो वो कैसे अपना लोन वापस दे सकते हैं। तो जिस तरह की इनकम सपोर्ट की जा सकती है सरकार के द्वारा, जो भी राहत पहुंचाई जा सकती है, तो उसकी बात यहां पे आ जाती है कि एमएसपी के ये 3 मोटे तौर पे पर्पस हैं। चलो अब प्राइस स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। देखिए ये जो पॉलिसी है जहां पे प्राइस स्टेबलाइजेशन को एम्फसाइज किया जाता है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा इवॉल्व करी है। ठीक है, पहली बारी जब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की हम बात करें 1955 में, तो प्राइस स्टेबलाइजेशन का पर्पस क्या था? टू काउंटर द प्राइस राइज ड्यू टू स्पेकुलेटिव प्राइवेट ट्रेडिंग। देखिए अगर हम 1950-60s की बात करें तो देखिए बहुत ही मुश्किल दौर था इंडिया के लिए। ठीक है, पहली बात तो इंडिपेंडेंस के बाद बहुत चैलेंजेस थे, मर्जर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बाद लड़ाइयां थी। ठीक है, उसके बाद हम फाइनेंशियल क्रंच में भी थे। ठीक है, तो इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास। आज तो चलो आज हमारे पास फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, मैं बार बार कहता भी रहता हूं कि राइस की बात करें, वीट की बात करें, तो उसके अगर हम क्वांटिटीज की बात करें राइस की और वीट की, तो दे आर ओवरफ्लोइंग इन द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो प्रोडक्शन की प्रॉब्लम आज के टाइम पे नहीं है, स्टॉक्स बहुत अबंडेंट सप्लाई में है। 1950s की बात करें, 60s की बात करें, बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, तो स्कैर्सिटी थी। ठीक है, खाने पीने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमको इंपोर्ट करना पड़ता था। ठीक है, नाउ अ बफर स्टॉक विद द पब्लिक शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर मार्केट इंटरवेंशन वाज डेवलप्ड ओवर टाइम। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस मैकेनिज्म को, जहां पे प्राइस स्टेबलाइजेशन को एम्फेसिस दिया गया है, उसको इवॉल्व किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म्स की बात करें तो पहला सेटिंग कॉस्ट बेस्ड मिनिमम प्रोक्योरमेंट प्राइस, दूसरा पेइंग द डिफरेंस, ये सरकार देती है, पेइंग द डिफरेंस बिटवीन द प्रोक्योरमेंट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस, तीसरी बात स्टोरिंग द प्रोक्योर्ड सरप्लस फॉर सेल थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और चौथी बात कि कहां पे देखिए जब प्राइस को स्टेबलाइज करना हो, जब किसी टाइम पे प्राइस का बहुत ज्यादा राइज हो जाता है, ठीक है, हम चावल की बात करें, वीट की बात करें, तो शुगर की बात करें, तो उस समय में सरकार का इंटरवीन करना बहुत बहुत जरूरी होता है ताकि प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, बिकॉज हमारे देश में बहुत गरीब लोग रहते हैं। ठीक है, तो वो इतना महंगा कमोडिटीज नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो राइस हो, चाहे वो वीट हो, चाहे वो शुगर हो। देखिए अब यहां पे एक और बात आती है, ये बार बार हम करते हैं कि एमएसपी को ना ये सिर्फ 2 या 3 क्रॉप्स को लेकर एम्फसाइज किया गया है, राइस, वीट और शुगर केन। तो एमएसपी तो वैसे टेक्निकली तो एमएसपी में 24 तरह के क्रॉप्स आते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा जो इंसेंटिव्स हैं, ज्यादातर जो सरकार के द्वारा भी इंटरवेंशन किए जाते हैं
प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए वो राइस, व्हीट और शुगर के लिए किए जाते हैं। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से हम देख रहे हैं, खास करके 80s 90s और आज की हम बात करें पिछले 30-40 सालों से, कि ज्यादातर जो फोकस है प्रोडक्शन का और इंटरवेंशन का इन तीनों कमोडिटीज को लेके ही होता है। जो बाकी 20 क्रॉप्स हैं जो कि एमएसपी में आते हैं उनको लेके ज्यादा इंटरवेंशन नहीं किया जाता। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये जो बाकी 20 क्रॉप्स हैं इसमें से काफी सारे ऐसे क्रॉप्स हैं, जैसे कि हम सीरियल्स की बात करें, पल्सेस की बात करें, ऑयल सीड्स की बात करें, देखिए ये ज्यादा इतने इनको इसमें इतने इनपुट्स नहीं रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, इतने कैपिटल इंटेंसिव नहीं होते हैं क्रॉप्स। खास करके ये जो क्रॉप्स होते हैं आसानी से रेन फेड एरियाज में ग्रो किए जा सकते हैं। देखिए राइस की बात करें, राइस को बहुत पानी चाहिए। अब इन तरह के क्रॉप्स की अगर हम बात करें, मिलेट्स की बात करें, पल्सेस की बात करें, इनको इतना पानी नहीं चाहिए। हम कितने लाखों करोड़ों की ऑयल सीड्स इंपोर्ट करते हैं मलेशिया से, इंडोनेशिया से, कितनी बार इसको लेके बात करेगी कि हम यहां पे इंडिजिनस प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ाते हैं ऑयल सीड्स की, पल्सेस की। अब द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ऑलमोस्ट 68% ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर इज रेन फेड। और ये जो क्रॉप्स हैं, जो बाकी 20 तरह के क्रॉप्स हैं जो कि एमएसपी रिजीम में आते हैं, ये बहुत इजीली आसानी से ग्रो किए जा सकते हैं और इसमें बहुत अच्छी एमएसपी भी मिल सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है, देखिए राइस और व्हीट जो है ना वो न्यूट्रिशियस नहीं है, ठीक है। अब हमारे अगर अपने इंडिकेटर्स की बात करें, न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स की बात करें, तो हमारे बहुत ही पुअर न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स हैं। तो सिर्फ चावल या आटा 1 रुपए या 2 रुपए में बांट के हम पौष्टिकता की गारंटी नहीं दे सकते हैं अपने बच्चों को, खास करके अपने यंगस्टर्स को। तो बहुत जरूरी है कि हम इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह के जो क्रॉप्स हैं, उसको इंक्लूड करें जो बहुत न्यूट्रिशियस हैं, खास करके हमारे फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। तो ये जो क्रॉप्स हैं, ऑयल सीड्स की बात करें, कोर्स सीरियल्स की बात करें, पल्सेस की बात करें, ड्रॉट रेजिस्टेंस है और बहुत न्यूट्रिशियस हैं, तो इनको इंक्लूड करने की बात यहां पे करी गई है। ग्रीन रेवोल्यूशन से आज लेके अगर हम पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, देखिए एक टाइम पे पल्सेस की, ऑयल सीड्स की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन थी। आज के टाइम की बात करें तो एरिया ऑफ कल्टीवेशन ऑफ कोर्स सीरियल्स, नाउ दैट हैज ड्रॉप डाउन फ्रॉम 37 मिलियन हेक्टेयर्स टू 25 मिलियन हेक्टेयर्स। एंड ऑन द अदर हैंड राइस और व्हीट की जो प्रोडक्शन है वो बड़ी जरूर है। क्यों बड़ी है? बिकॉज उसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। Now, economic cost की बात करें, now for ensuring the distribution of the procured stock of rice and wheat at the MSP, now this is a very expensive affair. अगर हम total economic cost की बात करें, which includes the costs which are borne due to transit और the post harvest losses और the storage losses, तो ये की पूरी cost जो पड़ती है 3 लाख करोड़ से ज्यादा की पड़ती है, ठीक है। अब देखिए अगर हम पूरी प्रोसेस की बात करें, ठीक है, तो अब ये जो सारे के सारे जो प्रोक्योर्ड ग्रेन्स है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वेयर हाउस में जाते हैं। अब ये जो प्रोक्योर्ड जो हमारे फूड ग्रेन्स है जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वेयर हाउस में जाते हैं, वहां पे दे आर मिल्ड ओवर देयर, उसके बाद दे आर मेड रेडी फॉर कंजम्पशन, ठीक है। अब हम बात करते, अब देखिए वो फील्ड से, अब किसान जो चावल उगा रहा है या व्हीट उगा रहा है, ऐसे तो नहीं वो मार्केट में आ जाएंगे, ठीक है। उसके पहले वो मिल्स में जाते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद दे आर मेड रेडी फॉर कंजम्पशन, उसके बाद वो हर एक गांव में, हर एक तालुक में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में भेजे जाते हैं, जहां से थ्रू दी फेयर प्राइस शॉप्स वो आगे पीडीएस मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, ठीक है। देन ये जो पर्टिकुलर जो क्रॉप्स हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वेयर हाउस से थ्रू द फेयर प्राइस शॉप्स मैकेनिज्म ये आगे जो है आगे बांटे जाते हैं, ठीक है। अब they are the price at an issue price which is fixed by the government which is below the market price. तो ये जो टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट है इस पूरे प्रोसेस की, दैट इज मोर देन 3 लाख करोड़। अब बात यहां पे ये आती है कि हम एमएसपी में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ सकते हैं कि नहीं लेके आ सकते। एमएसपी में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए हमने ये इंश्योर करना है कि एमएसपी की जो रिजीम है वो किसानों के लिए भी फायदेमंद हो, सरकार के लिए भी फायदेमंद हो और हमारे लिए भी फायदेमंद हो। बिकॉज अल्टीमेटली जो इतना पैसा प्रोक्योरमेंट में जाता है वो किसका जा रहा है? टैक्स पेयर्स मनी जा रहा है। तो बहुत जरूरी है कि उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन किया जाए। नाउ एमएसपी हैज टू बी कंसीव्ड एज अ लिस्ट ऑफ सम 23 क्रॉप्स विद अ वेरी फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट, each crop within a band of maximum and minimum price depending on harvest conditions। तो यानी कि फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें, यहाँ पे बैंड की बात करेगी, मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस की बात करी गई है। तो जब हार्वेस्ट सीजन बैड है, यानी कि मान लीजिए साल अगर ड्रॉट ज्यादा रही है, फसल खराब हुई है, या फ्लड्स के कारण, बहुत सारी बारिशों के कारण अगर फसल खराब रही है, ठीक है, then the agriculture year is not good, तो उस वक्त हायर प्राइसेस ऑफर किए जा सकते हैं। और जब एक अच्छा हार्वेस्ट रहा है, अच्छी बारिशें हुई हैं, ज्यादा सूखा नहीं पड़ा, तो उस टाइम पे लोअर प्राइसेस ऑफर की जा सकती हैं। Now, the prices of some selected coarse grains can be fixed at the upper end of its band to encourage their production in rain-fed areas। तो यहां पे आपकी बात आती है pulses की, ठीक है, coarse cereals की, millets।
तो इसमें इतना पानी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। चावल की खेती के लिए पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, बहुत वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है, तो जो इजीली रेनफेड एरियाज में ग्रो किए जा सकते हैं और खास करके जो बहुत न्यूट्रिशियस भी हैं और ड्रॉट रेजिस्टेंट भी हैं, पल्सेस की बात करें, मिलेट्स की बात करें, तो इनको ज्यादा इंसेंटिव देना चाहिए। बार बार ये बात कहते रहते हैं कि बाकी जो क्रॉप्स हैं, अगर आपने एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन करना है तो सबसे पहले तो आप राइस और व्हीट के ऑब्सेशन से मूव अवे करिए, ठीक है। तो जो बाकी क्रॉप्स हैं उसको ज्यादा ल्यूक्रेटिव बनाइए, उस पर ज्यादा ल्यूक्रेटिव एमएसपी हो सके। दिस वे जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव 3 ऑब्जेक्टिव हैं, इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स, प्राइस स्टेबलाइजेशन एंड फूड सिक्योरिटी। ये तीनों चीजें बहुत इफेक्टिवली मीट की जा सकती हैं अगर एमएसपी रिजीम के तरफ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए। तो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिजीम, हाउ कैन द एमएसपी बी मेड मोर फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड द फार्मर्स। चलिए अगला एडिटोरियल, लास्ट एडिटोरियल आज का, इन द पर्स्यूट ऑफ ग्रोथ। देखिए इंडियन एक्सप्रेस में आया आर्टिकल। देखिए अब ऐसा है कि अब एक्सपेक्टेड तो था कि अभी जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, कि वो अब रेपो रेट में हाइक करेंगे, क्योंकि महंगाई का बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही थी। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स जो हैं, वो इस बात को लेकर काफी एम्फसाइज कर रहे थे कि आरबीआई को रेपो रेट में हाइक करना चाहिए, कि महंगाई बढ़ रही है, कि ठीक है अभी थर्ड वेव तो चलो बहुत माइल्ड था, इतना ज्यादा सिवियर नहीं था जितना डेल्टा वाला वेव था, सेकंड वेव था, तो अब थोड़ा अब ट्रैवल भी पिकअप होगा, अब प्री पैंडेमिक लेवल्स की अगर हम बात करें तो थोड़ी एक्टिविटी पिकअप होगी, ज्यादा कंजम्पशन होगी। हालांकि अगर हम बजट की बात करें तो बजट ज्यादा कंजम्पशन ओरिएंटेड नहीं है, बट ज्यादा इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट पिकअप होगी, जैसे जैसे लोग अब थोड़ा और बाहर निकलेंगे, जो अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स की, हॉस्पिटैलिटी की, टूरिज्म की, तो वैसे वैसे महंगाई और चीज बढ़ेगी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे महंगाई और बढ़ेगी चीजों की। तो अब महंगाई अगर बढ़ेगी तो आरबीआई के लिए बहुत जरूरी है कि अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में वो उसका बहुत खास ख्याल रखें। आरबीआई ने अभी तक ये कहा कि देखिए जो महंगाई अभी बढ़ रही है ना, कि अभी तेल के दाम बढ़ रहे थे, कमोडिटी प्राइसेस जो बढ़ रहे थे पीछे, खास करके दिवाली से पहले की बात है पिछले साल, तो आरबीआई ने कहा कि ये देखो ट्रांजिटरी इन नेचर है, हमारा जो फोकस है, आरबीआई ने बोला कि हमारा फोकस ग्रोथ के ऊपर है, अभी इन्फ्लेशन के ऊपर हम इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। ये आरबीआई पिछले 1 साल से कह रहा है कि हम चाहते हैं कि हम कैसे स्टिमुलस और प्रोवाइड कर सके, कैसे हम क्रेडिट ग्रोथ इकोनॉमी में और इंक्रीज कर सके। तो अभी हमारा फोकस ग्रोथ के ऊपर है, क्रेडिट ग्रोथ के ऊपर है, इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर है। अभी इन्फ्लेशन को इतना हम अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी ठीक है, अब हमारी इन्फ्लेशन अगर टारगेटिंग की बात करें, इन्फ्लेशन बैंड की बात करें, तो जैसे कि आपको पता ही होगा जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैकेनिज्म है वो ±4% है, ठीक है, यानी कि 2% से लेके 6% के रेंज के अंदर अंदर इन्फ्लेशन है तो चलो ठीक है वो टॉलरेबल है। लेकिन अगर 5% 6% इन्फ्लेशन जा रही है तो दैट बिकम्स अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर आरबीआई अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। लेकिन आरबीआई ने बोला कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं थे पिछले 2 सालों में, तो अभी हम ग्रोथ पे एम्फसाइज कर रहे हैं। नाउ सरप्राइजिंगली अब आरबीआई ने रेपो रेट में हाइक नहीं किया। नाउ दिस हैज सरप्राइज्ड मेनी पीपल इन द स्टॉक मार्केट आल्सो, बिकॉज मेनी पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि ये होगा। और दूसरी बात जो बहुत जरूरी है, जो यूएस फेडरल की बात करें, यूएस फेडरल बैंक की बात करें, तो अब देखिए यूएस फेडरल बैंक ने बताया है कि भी जो ये हमने जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम शुरू किया था, ठीक है, बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम जो शुरू किया था इकोनॉमी में और कैश इन्फ्यूज करने के लिए, ठीक है, जो हमने लूज मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करी थी उसको हम टाइट करने वाले हैं। अमेरिका की बात करें, हम यूके की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, अब ये सारे जो कंट्रीज हैं, इन सभी के जो बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक, सब एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करना चाहते हैं जहां पे इनके भी जो रेपो रेट्स है उसमें हाइक देखने को मिलेगा। तो दैट विल हैव अ वेरी डेवास्टेटिंग इंपैक्ट अक्रॉस द ग्लोबल इकोनॉमीज। अब हम देखते ही हैं 2013 की बात करें तो ये जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है ये अमेरिका ने 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद शुरू किया था, ठीक है, जिसको हम टेपर टैंट्रम कहते हैं। अब टेपर टैंट्रम के बाद अब 2013 में भी हमने देखा कि जब यूएस के फेडरल बैंक ने जब रेट हाइक करा तो उसके बाद कितना सारा जो पैसा था, जो हॉट मनी कहते हैं, जो हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कहते हैं, जो वोलेटाइल मनी होती है, कितना सारा पैसा हमारी स्टॉक मार्केट से बाहर गया। तो इसके जो इंपैक्ट्स होते हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज में काफी ज्यादा रहते हैं, खास करके जब डेवलप देशों के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपना इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं। अब आरबीआई को पता है कि इंटरेस्ट रेट हाइक होगा अमेरिका में, लेकिन उसके चलते फिर भी आरबीआई ने अपना रेपो रेट हाइक नहीं करा। तो बहुत सारे लोग अभी सरप्राइज हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, जबकि उम्मीद थी कि किया जाएगा। ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो बहुत सारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं दे आर टिल्टिंग टुवर्ड्स मोर टाइटनिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसीज। अभी तक वो बहुत एक्सपेंशनरी और लूज मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहे थे। अब जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात करें, कजाकिस्तान से लेकर यूक्रेन तक, तो अभी वहां पे बहुत लड़ाई के बादल छाए हुए हैं। नाउ दिस इज ऑब्वियसली एस्केलेटिंग द स्पाइक इन द एनर्जी प्राइसेस एंड डेफिनेटली दैट विल लीड टू इन्फ्लेशन, दैट विल लीड टू मोर महंगाई। अभी अगर हम बात करें ग्लोबल इकोनॉमी में तो चाइना इज द ओनली मेजर इकोनॉमी which is cutting its repo rates to increase the demand, to increase the credit in the economy. चलो वो चाइना है। अब बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन सेंट्रल बैंक्स की भी बात करें, they are also staying accommodative since their inflation remains largely, बहुत कम इन्फ्लेशन है। तो साउथ ईस्ट एशियन रीजन की बात करें तो वहां पे भी जो मॉनेटरी पॉलिसीज अभी लूज है, बिकॉज वहां पे भी महंगाई का इतना खतरा नहीं है, इतना डर नहीं आया जितना भी इंडिया में या बाकी डेवलप्ड देशों में है। तो अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका में इन्फ्लेशन आज 7% से भी ज्यादा है, 7% से भी ज्यादा है।
ठीक है। नाउ ऑल्दो इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी इज प्राइमरली गवर्न्ड बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स, हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं द ग्लोबल फैक्टर्स ऑल्सो। उसमें जो फेडरल बैंक के जो एक्शंस हैं, खास करके हाइकिंग द इंटरेस्ट रेट, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। व्हाट इज द रोड अहेड? तो अगर हम बात करें फॉरेक्स रिजर्व्स की, तो आज के टाइम पे हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स तो बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, लेकिन अगर हम बात करें डोमेस्टिक डेट की, फिस्कल डेफिसिट की, वो बहुत ज्यादा हाई है। देखिए फिस्कल डेफिसिट अभी बजट में भी आया था, ठीक है, तो प्रोजेक्टेड था कि इट विल बी क्लोज टू 7%, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि जो फिस्कल डेफिसिट है पिछले फाइनेंशियल ईयर का वो 6.4% तक रहेगा। अब यानी कि देखिए सरकार को पैसे खर्च करने पड़ेंगे डिमांड क्रिएट करने के लिए, जॉब्स क्रिएट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है। अब थोड़ा इकोनॉमी में बूस्ट देने के लिए, इकोनॉमी में डिमांड ड्राइव करने के लिए सरकार को खर्चा करना पड़ेगा, तो खर्चा करना पड़ेगा तो पैसे लगेंगे। अब फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो डेफिनेटली महंगाई भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। और अभी भी जो हमारा जो अब ये क्वेश्चन अभी भी आता है कि फिस्कल डेफिसिट हमारा कितने टाइम तक सस्टेनेबल रह सकता है, कि क्या हम सस्टेन कर सकते हैं 6% या उससे भी ज्यादा फिस्कल डेफिसिट आने वाले 2-3 सालों में, ये बात भी आ जाती है। अब जितना ये डेफिसिट बढ़ेगा उतनी महंगाई बढ़ेगी, तो इसके चलते आरबीआई को बहुत जरूरी होगा देखना कि भाई अगर महंगाई बढ़ रही है तो कब तक आरबीआई कितनी इन्फ्लेशन रेंज को टॉलरेट कर सकता है जब तक वो रेपो रेट हाइक ना करे, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी की बात करें, हम टैक्स कट्स की बात करें, इंपोर्ट ड्यूटी कट्स की बात करें, ठीक है। अब कोई चीज हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई और चीज ज्वेलरी इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब वो महंगी हो रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो फिर प्रेशर सरकार के ऊपर आता है कि सरकार अपनी इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ रिडक्शन करे। अब फिस्कल पॉलिसी में अभी सरकार के पास स्कोप नहीं है कि वो उसमें कुछ कटौती कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है, ठीक है, बिकॉज अभी ऑलरेडी हम एक बहुत ज्यादा कंजम्पशन ड्रिवन नहीं बट इन्वेस्टमेंट ड्रिवन बजट को हमने देखा है। तो सरकार अपनी उससे कोशिश करेगी कि कितने ज्यादा और कितने एफिशिएंटली पैसे और मनी और ज्यादा एफिशिएंटली मोबिलाइज की जा सकती है। तो उसके लिए चाहे सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी भी हो तो सरकार विल नॉट शाई अवे फ्रॉम दैट गिवन द ऑलरेडी स्ट्रेच्ड फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ, क्योंकि सरकार को है कि भैया अभी खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो अभी थोड़ा कैश क्रंच की बात आ जाती है। इस करके सरकार जो फिस्कल पॉलिसी की बात करें, हम टैक्स कट्स की बात करें, अभी सरकार उस पॉलिसी पे नहीं चलना चाहेगी। तो हाई एंड राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस रिमेन एन इन्फ्लेशन थ्रेट इन द टाइम्स टू कम। सो फॉर इंडिया द सिल्वर लाइनिंग in contrast to the global trends has been low domestic food inflation until now, ठीक है। तो फूड इन्फ्लेशन में इतना ज्यादा अभी हमने इंक्रीमेंट नहीं देखा। हमने कमोडिटीज की बात करें, ऑयल प्राइसेस की बात करें, उसमें ज्यादा इन्फ्लेशन हमने देखा है। लेकिन अभी तक के लिए बाकी देशों की बात करें तो बाकी देशों में फूड इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा हाई है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के देश हो। क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेपर टैंट्रम? डू यू सी इंडिया in a sweet spot यानी कि in a relatively comfortable position in comparison to other economies in context of containment of inflation? इसको 250 शब्दों में आप आंसर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये थे आज के 3 एडिटोरियल्स। तो जाने से पहले जस्ट एक क्विक 30 सेकंड्स। तो जैसे कि मैं आपको बार बार कहता रहता हूं कि हमने कुछ नए कोर्सेज शुरू करे हैं, खास करके उन बच्चों का ध्यान रखते हुए जो भी 2022 में अपना मेंस देना चाहते हैं, जो देंगे मेंस, और डेफिनेटली उन बच्चों के लिए भी जो 2023 में अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट देंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप अपनी मेंस में चाहे एसए की बात करें, चाहे आपके जीएस के फाउंडेशन कोर्स की बात करें, जहां पे आपका GS1, GS2, GS3, GS4 आ जाता है, चाहे आपके पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के ऑप्शनल की बात करें, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, हमारे पेड कोर्सेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं इन कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं फॉर फर्दर असिस्टेंस। तो इन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं। यहाँ पे आपको पर्सनल मेंटरशिप भी प्रोवाइड करी जाएगी, वीडियो लेक्चर्स होंगे, पीडीएफ्स भी होंगे, नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इसमें टेस्ट सीरीज भी रहेगी बहुत रेगुलर, एमसीक्यूज क्वेश्चन भी रहेंगे और सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग भी रहेगी। तो चाहे वो PSIR हो, चाहे वो आपके जीएस का कोर्स हो, चाहे वो आपका एसए का कोर्स हो, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं वेबसाइट पे विजिट करके, अगर आप इसको लेना चाहते हैं इन कोर्सेज को। ठीक है दोस्तों, बाकी आज के लिए इतना। मिलेंगे कल फिर और एडिटोरियल्स के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।